हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैमकॉन आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 21 सितंबर को ऑलरेडी आ चुका है। 23 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। ये जो है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है। इसका मतलब कुछ पैसा जो है वो कंपनी के पास डायरेक्टली जाएगा और जो कुछ पैसा है वो प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं यहाँ पे उनके पास जाएगा। अगर मार्केट लॉट की बात करें 44 शेयर्स का है, कट ऑफ प्राइस 340 रुपीज़ का है। इसका मतलब जो आपका एप्लीकेशन का मिनिमम साइज़ रहेगा वो 14,960 रुपीज़ का होगा। ये कंपनी दोनों जगह लिस्ट होगी विच इज़ BSE एज वेल एज NSE। इसका जो बिड है वो 23 को क्लोज हो जाएगा, 28 को फाइनलाइजेशन हो जाएगा। रिफंड्स आपके 29 से स्टार्ट हो जाएंगे और जो IPO लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज पे वो 1 अक्टूबर को लिस्ट हो जाएगा। नाउ वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, आज का जो डेटा है 5 बजे तक का, उसमें क्लियरली आ चुका है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने 9.883 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है। NIIs ने 1.24, QIBs ने यहाँ पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपका ध्यान एक जगह पे लेके आना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिटेल कैटेगरी यहाँ पे 35% बोला था, सबसे ज़्यादा है इस बार रिटेल कैटेगरी। QIBs का इस बार कैटेगरी भी कम है एंड दिस गिव्स एन इंडिकेशन कि कुछ तो ऊपर नीचे है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे मैंने इसके बारे में कुछ बहुत ऐसे डिस्क्लोजर्स किए हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे एंड वो शायद आपका डिसीजन थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। तो हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। कैमकॉन का जो बिज़नेस है वो बेसिकली दो चीज़ों में है। एक तो फार्मास्यूटिकल केमिकल्स बनाती है ये कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स में भी है। आप इसको बहुत बेसिक समझ सकते हैं कि जब ऑयल डिगिंग किया जाता है उस टाइम पे कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसका मैन्युफैक्चर भी ये कंपनी करती है। बट जो इसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है वहाँ से आता है, जिसमें ये 2 का मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे। हाँ, इसका डेटा इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें HMDS के बारे में, तो HMDS का जो हमारा इंडिया का ही डिमांड है दैट इज़ ऑल्सो 4000 मेट्रिक टन राइट नाउ। लेकिन जो हम कैपेसिटी पूरा कर पा रहे हैं वो काफ़ी कम है, जिसमें जो कैमकॉन का प्रोडक्शन है वही 2649 के आसपास है। गोइंग फॉरवर्ड जो इंडिया का डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। 2023 का जो एक्सपेक्टेड डिमांड है वो 6000 मेट्रिक टन हो जाएगा एंड दैट इज़ वाई कैमकॉन जो है वो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करना चाहती है, उसी के लिए IPO लेके आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया में कैमकॉन इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल एंड वर्ल्ड वाइड भी 3rd नंबर पे आता है। तो ये जो है आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी दर्शा रहा है यहाँ पे 3rd नंबर पे कैमकॉन है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे 3rd, 4th और 5th में। जापान एंड जर्मनी भी बहुत क्लोज ऑलरेडी आ चुके हैं। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना कि इट इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया जो कि ये चीज़ प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे, विच इज़ प्रीटी गुड। ये कंपनी के एक फेवर की बात है और काफ़ी फेवरेबल रहेगा कंपनी के लिए ये। अगर हम दूसरे केमिकल का बात करते हैं CMIC का, वहाँ पे इंडिया में और भी ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, बट अगेन उसका भी जो इंडिया में डिमांड है 2530 है। हम अभी तक सिर्फ 1421 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसके अलावा हम इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैमकॉन जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अपार्ट फ्रॉम दैट अंशुल इज़ ऑल्सो गुड मैन्युफैक्चरर एंड पोशाक जो है 20% कैपेसिटी कर रहा है। अगर हम यहाँ पे आप देखोगे अतुल का 6% शेयर होता था। ये जो कंपनी है ये अब बंद हो चुकी है। बंद नहीं, बट इसका जो प्रोडक्शन है CMIC का वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। एंड अगेन यहाँ पे भी डिमांड हम देख सकते हैं इंक्रीज़ होने वाला है, विच इज़ अगेन गुड एंड फेवरेबल फॉर कंपनी। एंड सिंस मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है कंपनी के लिए। यहाँ पे अगर हम ग्लोबल डिमांड की बात करें, ग्लोबल कैपेसिटी का बात करें, तो इंडिया का नाम 2nd नंबर पे आता है। बट यहाँ पे इंडिया की बाकी कंपनीज़ भी है, बट अगेन 2nd नंबर पे हो गया वर्ल्ड वाइड बेसिस पे। एंड अगर सिर्फ इंडिया का डेटा का बात करें तो टॉप पे है। अगेन दिस इज़ अ गुड पॉजिटिव पॉइंट और ये स्ट्रेंथ की बात हो जाती है कैमकॉन के लिए यहाँ पे। नाउ अगर हम की क्लाइंट्स की बात करें यहाँ पे, तो की क्लाइंट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट का डेटा लिया है। एक्सपोर्ट में कंसिस्टेंसी अगर देखा जाए तो UAE एक ऐसा है जिसका इंक्रीज़ हुआ है डिमांड। अपार्ट फ्रॉम दैट ओके है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंसी हो। तो एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से चाइना, जापान, सर्बिया अगेन इट्स अ गुड डिमांड जहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रहा है एंड हमारा एक्सपोर्ट अच्छा खासा जा रहा है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा इनपुट है, इनपुट भी मेजॉरिटी जो है आज के डेट में चाइना से आ रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम इंपोर्ट भी वहाँ से कर रहे हैं। 27%, 26% अप्रॉक्सीमेटली जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आ रहा है और कुछ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं चाइना को। गोइंग फॉरवर्ड हल्का सा प्रॉब्लम लग रहा है बिकॉज चाइना में जो आपका ECG नॉर्म्स हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स, ये सारे जो नॉर्म्स होते हैं
वो स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें माल जो इनपुट है माल को सोर्स करने में भी इशू आ सकता है, एंड अगेन एक्सपोर्ट करने में भी थोड़ा सा इशू आएगा। बट अगर इम्पोर्ट में इशू आएगा, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगा, तो हम इतना ज़्यादा सेल ही नहीं कर पाएंगे, उतना मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ फार्मा के बारे में, तो फार्मा के जो ये मेजर क्लाइंट्स हैं, एंड दिस इज़ फॉर द अनदर प्रोडक्ट विच इज़ जो ऑयल से रिलेटेड था वो वाला। बट यहाँ पे भी जो टॉप 5 कंट्रीब्यूशन करते हैं वो 60% के आसपास का रेवेन्यू सिर्फ टॉप 5 से आता है। अगर आप नोन नेम यहाँ पे देखेंगे तो ऑरबिंदो फार्मा एक काफ़ी नोन नेम है, अपार्ट फ्रॉम दैट ओके है, बट सिंस टॉप 5 ही यहाँ पे 60% अकाउंट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर इनके पास से एक भी क्लाइंट गया तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा रेवेन्यू में, एंड वैसे भी जो इनका मेजर रेवेन्यू है वो तो इसी सेक्टर से आ रहा है, फार्मा से आ रहा है। उसमें भी अगर कोई भी एक भी क्लाइंट जाता है, इट इज़ गोना बी नेगेटिवली इम्पैक्टिंग टू द कंपनी। तो ये इनके लिए एक थ्रेट का बात है। अगर हम अब देखें कि ये ओन कैसे हो रहा है और एग्जिस्टिंग और पोस्ट एग्जिस्टिंग पोजीशन कैसा रहेगा, प्री एग्जिस्टिंग पोजीशन में 100% ओन्ड बाय इनके जो प्रमोटर्स हैं उन्हीं के द्वारा। पोस्ट इशू में भी इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 75 लाइक बेसिकली 74.47% प्रमोटर के पास होल्ड रहेगा। यहाँ पे मुझे एक चीज़ हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बिजनेस टर्म में बोलते हैं लाला कंपनी, तो ये बहुत हद तक लाला कंपनी की तरह बिहेव करती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कमल कुमार, राजेंद्र अग्रवाल, नवदीप नरेश गोयल एंड इन सब का मेजर होल्डिंग है यहाँ पे। वहीं पे नरेश विजय गोयल का यहाँ पे 16.60% होल्डिंग है, एंड ये मुझे लग रहा है पूरा का पूरा ऑफलोड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो सेलिंग शेयर होल्डर है इसमें नरेश विजय कुमार गोयल प्लस कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल, ये दोनों अपना काफ़ी अच्छा स्टेक सेल कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि प्रमोटर है जो अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं, कुछ प्रमोटर्स एग्जिट करना चाह रहे हैं यहाँ से। उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा आगे आके कि ऐसा क्यों लग रहा है अभी। अब इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं। यहाँ से प्लीज़ थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखिएगा, बिकॉज कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रेड सिग्नल अलर्ट देते हैं हमें, जिसकी वजह से IPO में अप्लाई करना तो फिर भी ओके है लिस्टिंग गेंस के लिए, बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा इशू आ जाता है। अगर यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात करें, इनका एसेट है यहाँ पे। एसेट्स में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनका ट्रेड रिसीवेबल। ये साल दर साल बहुत इंक्रीज़ हुआ है, और इनका जो टोटल एसेट साइज़ है उसका अप्रॉक्सीमेटली 40% जो है इनका ट्रेड रिसीवेबल है। ये थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल देता है कि जो आपका पैसा है, वसूली जिसको बोलते हैं हिंदी में, वसूली नहीं हो पा रही है यहाँ पे पैसों की, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है। आपका पैसा वर्किंग सेक्टर पे इतना फंसेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिक्स्ड एसेट से ऑलमोस्ट डबल की रेंज में इनका सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल, विच इज़ स्लाइटली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है यहाँ पे। चलिए आगे एनालाइज करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इनका लाइबिलिटीज़ की बात करें, लाइबिलिटीज़ जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 177 मिलियन है, विच इज़ ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है। इनके प्रॉफिट्स के हिसाब से बहुत ईजिली ऑफसेट हो सकता है, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है यहाँ पे लाइबिलिटी साइड। बट इन डिटेल क्या है लाइबिलिटीज़ के अंदर वो थोड़ा सा भी ट्रिकी है, एग्जैक्टली डिटेल्स क्लियर नहीं हो पा रही हैं यहाँ पे। नाउ अगर हम यहाँ पे इनका ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें, तो ग्रॉस रेवेन्यू में अगर 2018 से 2020 में मैं सिर्फ देखता हूँ तो जो ग्रोथ हुआ है वो 28.93% ग्रोथ है, ये CAGR ग्रोथ है। वहीं पे अगर हम EBITDA भी देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम साल दर साल देखेंगे तो उसका CAGR ग्रोथ 24.8%, एंड सेम चीज़ यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख जाएगा प्रॉफिट नंबर्स में 36.08% का ग्रोथ रेट। नंबर्स बहुत सॉलिड लग रहा है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, बट अगर हम एनालिसिस करते तो हमें क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों करना पड़ता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं। अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि जो आपका फार्मा सेक्टर है वहाँ से मेजर रेवेन्यू डिराइव हो रहा है, तो हर ईयर में आप देखेंगे मोर देन 60% जो है वो फार्मा सेक्टर से आ रहा है, ऑयल वेल से 33-35% के बीच में वरी किया हुआ है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे या रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर लग रहा है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज़ हो रहा है। पहले 62 था, उसके बाद 53.90, अभी 37.92। सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी भी पहले 49.20, फिर 44.94 एंड अब 34.23। यहाँ पे एक और कंसर्न आता है, क्या प्रमोटर्स को लग रहा है कि अब कंपनी से इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा, या फिर उनका रिटर्न कम होता जा रहा है, क्या इस वजह से अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं? डोंट नो, बट एक सिग्नलिंग यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट क्रिएट करते हैं वो ये कि जो इनका पैसा यूटिलाइजेशन होगा वो कैपिटल प्रोडक्शन की तरफ या फिर कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की तरफ कम है,
बट इनको वर्किंग कैपिटल के लिए अगेन यहाँ पे 900 मिलियन चाहिए, मतलब 90 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो अगेन वर्किंग कैपिटल में जाने वाला है। ये थोड़ा सा मैटर कंसर्न का हो जाता है, बट हो सकता है इस बिज़नेस का जो साइकिल है वही ऐसा हो, बट अगेन मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा। सिमिलरली जो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट लगा वो है आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन। यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर और उनके प्रमोटर्स के ऊपर बहुत सारे लिटिगेशंस हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिगार्डिंग 2 है, विच इज़ ओके बिकॉज बिजनेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन में फिर भी होता रहता है। बट केसेस अगेन जो प्रमोटर है वो कंसर्न मैटर होता है, बिकॉज 2018 में इनके ऊपर केस हुआ था जो कि अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। यहाँ पे इनको ऑलरेडी गिल्टी पाया गया है इनसाइडर ट्रेडिंग का भी और बहुत सारे डिस्क्लोजर्स का भी, और उसके बाद इन्होंने अभी तक क्लियर चिट नहीं मिला इनके प्रमोटर्स को। अभी भी ये इशू है कि अगर हाई कोर्ट ने भी इनका जो अपील है वो एक्सेप्ट नहीं करके रिजेक्ट कर दिया और इनको दोषी पाया गया इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह का, तो ये हाईली नेगेटिव हो जाता है। प्लस अगर हम किसी भी FII या DIA का जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी बात करते हैं, वो जनरली ऐसी कंपनी से इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हल्का सा भी इशू हो। उस पर्सपेक्टिव से अगेन रेड सिग्नल आ जाता है। एंड वहीं पे डायरेक्टर्स के ऊपर भी स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स ये दोनों चल रहा है यहाँ पे। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सर्टेन मेंबर्स ऑफ जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन दिया है सेटलमेंट के लिए सेबी के साथ कि जो हमने पास में थोड़े बहुत कंप्लाइंसेस वगैरह नहीं किए हैं उनके लिए इनको माफ़ कर दिया जाए। अगेन रेड अलर्ट, क्योंकि इनका पुराना बहुत सारा ऐसा भी पेपर्स है जो ROC वगैरह के पास इनको नहीं मिल रहा है अभी भी, एंड दे आर लाइक कि हो सकता है ना मिले और उसके लिए इनको पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। नाउ मिस्टर नरेश के ऊपर जो उन्होंने अपील फाइल किया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अगर ये हो जाता है ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इनके ऑपरेशन, रेपुटेशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर। तो जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये बहुत हाईली कंसर्न होते हैं कि जो मेजर प्रमोटर होल्डर्स हैं या फिर जो टॉप लेवल पे बैठे हुए अगर उन्हीं के ऊपर ऐसे केसेस चलेंगे वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, विच इज़ रियली नॉट गुड फॉर द कंपनी। एंड अगेन जो सिग्निफिकेंट पोर्शन इनका रेवेन्यू का आता है वो बहुत फ्यू कस्टमर से आता है, अगर उसमें से एक भी चला जाता है तो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। नाउ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि और ज़्यादा कंसर्न क्रिएट कर देगा, इनकी जो प्रमोटर ग्रुप एंटिटी थी उन्होंने ही इनके ऊपर फॉर्मल कंप्लेंट फाइल किया हुआ है नरेश विजय कुमार गोयल के ऊपर। आई मीन लाइक आपकी प्रमोटर कंपनी अगर प्रमोटर के ऊपर दूसरे प्रमोटर के ऊपर कंप्लेंट लॉन्च कर रहा है, फॉर्मल कंप्लेंट, वो भी प्रॉब्लमेटिक अगेन। नाउ कमर्शियल सक्सेस जो ऑयल वेल कंप्लीशन का है वो बहुत हद तक डिपेंड रहता है कि आपका जो ऑयल इंडस्ट्री वो कैसा वर्क करता है। गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है कि ऑयल से डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। हम रिलायंस को भी देख रहे हैं उन्होंने कैसे डाइवर्सिफाई किया अपने बिजनेस को, बिकॉज उनको भी लग रहा है कि ऑयल से शायद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता आगे जाके, ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, सोलर पे ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी ऑयल का जो यूसेज है रिग्स वगैरह के लिए वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, वहाँ से इनका रेवेन्यू आना कम हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी बैड सिग्नल अबाउट इट। नाउ RBI ने भी यहाँ पे काफ़ी प्रोसीडिंग्स की हुई हैं रुद्रा फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप कंपनी। एंड रॉ मटेरियल का बात किया जा रहा है यहाँ पे कि जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस है वो ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज चाइना से आता है और चाइना पे अभी थोड़ा सा एनवायरमेंटल इश्यूज़ चल रहा है और इंडिया से सोर्स करना इतना इजी नहीं है, बिकॉज इंडिया से जो कंपनीज गई थी चाइना पहले, उसका मेजर रीज़न यही था बिकॉज इंडिया में भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुके हैं और जो ड्रग का API वगैरह जब बनता है उसमें बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये थोड़े से पॉइंट ऑफ कॉशन है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है विच इज़ कि इनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ROC में इनको नहीं मिल रहे हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स। आई मीन लाइक दिस इज़ समथिंग स्ट्रेंज, क्योंकि एक कंपनी का उनका पूरा डेटा बहुत लॉन्गिविटी तक होता है, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से, ROC के पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से आपका डेटा नहीं मिल रहा है, विच इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मुझे हल्का सा लग रहा है कि इस कंपनी में आप लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग गेन अगर आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है देन यू हैव टू बी रियली वेरी श्योर अबाउट दिस कंपनी। और जो पॉइंटर्स जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, जितना मैंने डिग डाइव किया है इसके फाइनेंशियल्स के अंदर, इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस जो किया है, आई एम लिटिल लेस कंफर्टेबल विद दिस कंपनी। और यूरोफोरिया क्रिएट हुआ है अभी मार्केट में, जिस हिसाब से हम IPOs का लिस्टिंग देख रहे हैं ऑलमोस्ट 80% 100% पे जा रहा है, उसी के बेसिस पे ये भी फटाफट लेके अपना IPO लेके आना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे इनका IPO का अच्छा खासा प्राइसिंग मिल जाएगा। और हो भी सकता है कि अभी प्राइसिंग मिल जाए, 35% रिटेलर्स के पास है, तो हो सकता है लिस्टिंग गेंस अच्छा खासा मिल जाए। बट अगेन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए आई थिंक कैम्स IPO इज़ फार मोर बेटर देन दिस वन। सो प्लीज़ सोच समझ के पैसा लगाइएगा, पैसा आपका है, रिटर्न जनरेट होगा वो भी आपका होगा, अगर लॉस होता है तो वो भी आपका होता है। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ये है, फैक्ट्स आपके सामने पूरे क्लियर होने चाहिए, डिसीजन डेफिनेटली आपका होगा।
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग द होल वीडियो। आई रियली होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने काफ़ी पॉइंटर्स डिग डाइव किया है वो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एटलीस्ट 3 लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि मार्केट में थोड़े से एक्टिव हो, या फिर लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दैट गिव्स अस मोटिवेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।